जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 25 चैप्टर से हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है और वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके अंदर दो मेजर मतलब कि दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि बायोटेक कंपोनेंट्स और ए बायोटेक कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें बायोटेक कंपोनेंट्स की तो एक इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जिंदा कंपोनेंट्स हैं, उनको हम नाम देते हैं बायोटेक कंपोनेंट्स का। इसके अलावा एक इन्वायरमेंट में या एक इकोसिस्टम के अंदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, जो मुर्दा कंपोनेंट हैं, उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए बायोटेक कंपोनेंट्स। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये जिंदा चीज़ें हैं और ये बायोटेक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसके अलावा जो है एयर, वाटर और सॉइल जो हैं ये क्या होते हैं, ए बायोटेक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो तीन तरह के बायोटेक फैक्टर्स इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जो कि फीडिंग प्रोसेस, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स और फ्लो ऑफ एनर्जी से रिलेट करते हैं, और वो हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। अगर हम देखें कि हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके अंदर प्रोसेसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं। उसके बाद केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो साइक्लिंग मूवमेंट करते हैं, मतलब कि उनकी साइक्लिंग होती है। उसके साथ साथ जो है इकोसिस्टम के अंदर फ्लो होता है एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। अब अगर हम बात करें हमारे पास बायोटेक कंपोनेंट्स की तो यहाँ पे तीन चीज़ों की हमने बात की है, प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, उसके बाद जो है लास्ट में आता है डीकम्पोजर्स। अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दरअसल ये क्या होते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो खुराक तैयार कर सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। अब ये करते क्या हैं कि ये अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से जो है ये क्या करते हैं, सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सूरज की लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास कंज्यूमर है, जितने भी जानवर होते हैं वो कंज्यूमर्स में आते हैं। अब ये खुराक के लिए प्लांट्स पर या प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है हेटेरोट्रॉफ्स का। अब ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, इसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स और फिशेस जो हैं जो डायरेक्टली फूड हासिल करती हैं प्रोड्यूसर से, उनको हम नाम देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स का। मतलब कि वो जानवर जो डायरेक्टली खुराक हासिल करते हैं प्रोड्यूसर से, उनको हम नाम देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर का। और जो प्राइमरी कंज्यूमर से खुराक हासिल करते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, टर्शरी कंज्यूमर का। तो इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट में है डीकम्पोजर्स। अब ये जो डीकम्पोजर्स जो हैं ज़्यादातर फंजाई और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि डेड और डिकेइंग मैटर से, जो पौधों और जानवरों का डेड और डिकेइंग मैटर है, वहाँ से जो है अपनी खुराक या एनर्जी हासिल करते हैं। अब ये करते क्या हैं कि डेड या डिकेइंग मैटर जो है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देते हैं। जब वो सिंपल कंपाउंड्स के अंदर टूटते हैं तो उनमें से फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो है वहाँ से निकलते हैं। इसी वजह से ये उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो है वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसके बाद ये जो चीज़ें निकली हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय, ये एब्जॉर्ब की जाती हैं बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फूड चेन एंड फूड वेब की। इंतहाई अहम टॉपिक है। अब ये जो फूड चेन है ये इकोसिस्टम के अंदर जानदारों की एक ऐसी सीरीज़ है, जानदारों का एक ऐसा सिलसिला है जिनमें एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है और वो क्या करता है, अगले की खुराक बन जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फूड चेन का। अब जैसे कि आप इसके एग्जांपल में देख सकते हो, ग्रास है, उसको घास है, उसको घास का टिड्डा खाता है, घास के टिड्डे को चिड़िया खाती है, चिड़िया को जो है उकाब खाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनको ये खाता है तो ये अगले की खुराक बन जाता है, अगला इसको खाता है तो वो अगले की खुराक बन जाता है। तो इस सीरीज को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज फूड चेन का। अब बात करते हैं फूड वेब की। अब होता क्या है कि जो जितने भी फूड चेन हैं,
फूड चेन का आपस में मिला हुआ जाल, जो ऐसा जाल जो इंटरकनेक्टेड होता है वेरियस ट्रॉफिक लेवल पर, उसको हम नाम देते हैं फूड वेब का। इसके बाद जो है ये जो फूड चेन होती है वो सिंपल होती है, फूड वेब जो है वो क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। अब एक इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो है वो कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं। तो बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की। अब ये जो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल है, किसी भी जो है फूड चेन या फूड वेब के अंदर जो फीडिंग लेवल है, जो खाए जाने का लेवल है, उसको हम नाम देते हैं ट्रॉफिक लेवल का। अब ये जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है उसे हम T1 कहते हैं, दूसरे को T2 कहते हैं, तीसरे को T3 कहते हैं और चौथे को T4 कहते हैं। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स को जो है हर्बीवोर्स खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको प्राइमरी कार्निवोर्स खाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे उनको जो है वो कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर खाता है, और वो क्या कौन से होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स। मतलब कि प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स टर्शरी कंज्यूमर को खाते हैं, और प्राइमरी कार्निवोर्स जो है वो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। ये हमारे पास ट्रॉफिक लेवल है, और ट्रॉफिक लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो है खुराक को खाए जाने का दर्जा जो है उसको हम नाम देते हैं ट्रॉफिक लेवल का। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि फूड वेब जो है वो मोर स्टेबल क्यों होती है फूड चेन से। तो इसकी आप सिंपली वजाहत करोगे कि हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीकाकार होते हैं जिसके अंदर जो है इकोसिस्टम को क्या किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक उल्लू जो है वो रैबिट और माइस दोनों को खाता है। अगर रैबिट की मिकदार कम हो जाए किसी भी बीमारी की वजह से, और वेजिटेशन जो है उसकी जो कंज्यूमिंग है, उसका जो इस्तेमाल है, जो घास को खाने का इस्तेमाल है, क्योंकि उसको रैबिट खाता था, रैबिट कम हुआ तो घास को वो नहीं खाएगा, घास की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की तादाद बढ़ेगी, पौधों की तादाद बढ़ने की वजह से जो माइस हैं या चूहे हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। अब नतीजे के तौर पर जो उल्लू था वो रैबिट और माइस दोनों को खाता था। अब रैबिट जो है वो तो कम हो गए हैं बीमारी की वजह से। अब क्या होता है कि जो अटेंशन होती है, जो तवज्जो होती है उल्लू की, वो रैबिट को छोड़कर माइस की तरफ चली जाती है। मतलब कि रैबिट को खाने की बजाय वो किस चीज़ को खा लेता है, माइस को खा लेता है, चूहे को खा लेता है, जिसकी वजह से रैबिट तो है ही नहीं, मतलब कि रैबिट जो है वो कम हो गए थे, तो रैबिट्स जो है वो छुप जाते हैं, उनकी तादाद जो है वो कम, क्योंकि कम हो गई थी, इसी वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं और उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो जाता है। उनको खतरा कोई नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो मतलब कि उल्लू था वो रैबिट को नहीं खा रहा, चूहे को खा रहा है। तो इस तरीके से जो है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास जो है डीकम्पोजर जो होते हैं, मतलब कि ये जो हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स आर एबल टू ऑब्टेन, सॉरी क्या हुआ भाई, होश में तो हो आप। अब होता क्या है कि हमारे पास इस तरीकाकार की मदद से जो है नेचर के अंदर जो है बैलेंस को, उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें कि जितना फूड वेब के अंदर अल्टरनेटिव पाथ होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जानदारों की तादाद बढ़ती जाती है। जानदार जो है एक जानदार को छोड़कर दूसरे को खा लेता है, जिसकी वजह से फूड चेन के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस या खलल पैदा नहीं होता। तो इसी वजह से कहते हैं कि फूड चेन से फूड वेब जो है वो ज़्यादातर क्या है, स्टेबल होती है। मैं मिसाल दूं, जैसे कि आपके पास अगर सिंगल फूड चेन की बात करें, ये जो हमारे पास ग्रास है उसको रैट खाता है और रैट को उल्लू खाता है। अगर रैट खत्म हो जाए तो उल्लू इसको खा नहीं सकेगा। अगर एक फूड चेन की बात करें तो इसी वजह से उल्लू मर जाएगा और फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा अगर रैट कम हो जाता है तो उल्लू क्या करता है, मतलब कि बीटल को खा लेता है। इस तरह जो है फूड वेब के अंदर उल्लू मरेगा नहीं, फूड चेन के अंदर मर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि फूड चेन जो है वो स्टेबल नहीं होती और फूड वेब जो है वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, फूड वेब की ग्राफिकली वजाहत करें तो हमारे पास ये ग्रासेस हैं। अब घास को खाने के लिए बीटल आ गया, इसके साथ साथ घास को खाने के लिए रैट आ गया, इसी तरह घास को खाने के लिए रैबिट आ गया। अब ये जो हमारे पास घास है ये T1 है,
पहला ट्रॉफिक लेवल है। अब ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये भी ट्रॉफिक लेवल 2 है, यहाँ पर भी ट्रॉफिक लेवल 2 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो बीटल है, बीटल को खाने के लिए उल्लू आ जाता है, बीटल को खाने के लिए फॉक्स आ जाती है, फॉक्स जो है रैबिट को भी खाता है, रैबिट को जो है वो कौन खाता है, डॉग भी खाता है। अब ये जो रैट है, रैट को उल्लू भी खाता है, रैट को जो है वो डॉग भी खाता है। अब आप देख सकते हैं जो T2 के बाद जो दर्जा आया है वो T3 है, ये भी T3 है, ये भी T3 है, और यहां पर भी क्या होगा, T3 होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि यहां से लेकर यहां तक भी क्या होता है, T3 होता है। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि T3 के बाद उल्लू जो है इसको कौन खाता है, डॉग खाता है, कुत्ता खाता है, और ये जो है इसको हम नाम देते हैं T4 का। तो ये हमारे पास सिंपल सी जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी, जिसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, फूड वेब का मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स पर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।